आजकल लॉ एक टाइम पे ना एक लोगों का ग्रुप है जो कि सिर्फ इसलिए लॉ करता है कि उसने कुछ नहीं किया है। अच्छा। जो कुछ ना करता है, जैसे हमारे यहाँ भी कई बार कहा जाता है कि आपने कुछ नहीं किया होगा इसीलिए लॉ कर लिया। क्योंकि देखिए, लॉ करने से कोई पावर नहीं आती है। लॉ में अगर आप फर्स्ट जनरेशन हैं तो आपके लिए लिमिटेड फ्यूचर है अगर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आते हैं तो। दिव्यांग, देश की राजनीति के बारे में तो हमने बात करा, लेकिन बिहार की अभी की स्थिति को देखते हुए आप ऐसे क्या 5 बदलाव देखना चाहेंगे और बिहार के राजनीति में कैसे युवा आगे बढ़ेंगे? इसमें क्या-क्या परेशानियां हैं कि युवा नहीं आ पाते हैं? देखिए, बिहार की राजनीति। बहुत से ऐसे कोर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग होता है, हम्म। उसमें एक डिग्री मिलने के बाद चांसेस बढ़ जाती हैं कि आप किसी अच्छे कंपनी में जा सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को लॉ कराता है तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद ऐसा कह सकता है कि हाँ, मेरा बच्चा महीने का इतना कमाएगा, उतना कमा, क्या आप एक अनुमान बता सकते हैं? अगर कोई मिडिल क्लास देख रहा हो, वो अपने बच्चों को अगर वकालत कराना चाहता हो तो कितना फीस लगेगा और क्या उसमें चीजें हैं? देखिए, अगर आप फीस की बात करें तो लॉ में बहुत नेपोटिज्म है। अच्छा, लॉ नेपोटिज्म। बहुत नेपोटिज्म है। मैं सिंपली कह सकता हूँ कि अगर आपके फादर एडवोकेट हैं अच्छा। तो ये 90% चांस है कि आप अच्छा पैसा कमाएंगे। बहुत से ऐसे वकील हैं, आप भी जानते होंगे, और ये किसी से छुपा नहीं है कि वो एक-एक केस, 2-2 केस महीने में मिल जाए, उनके लिए वो बड़ी बात होती है हम्म। और उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग वकालत करने के बाद भी उसमें उतना पैसा नहीं कमा पाते? इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, दो चीजें हैं। एक, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप वीडियोज को अच्छे से समझ सकें। इंसान जंगल में रहता था तो जंगलों में शेर राजा हुआ करता था, वहां दरबारें लगती थी, वो फैसला करता था कि किसको क्या सजा मिलेगी। फिर इंसानों ने कहा हम तो अलग अलग देश के रूप में अपना अपना जमीन उन्होंने बांट लिया, तो इसका फैसला कौन करेगा? तो वहां पे उन्होंने एक वकील और एक जज, ऐसे तमाम चीजें बनाई जो कि बाद में जुडिशरी बनी। यानी हमारे देश में आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के रूप में। तो हमारे देश में कोई भी अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली बनता है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट के पास जाके कानूनों को सुनता है, समझता है, तब पालन करता है। उसको पता चल जाता है कि मुझसे भी बड़ा कुछ इस देश में है। तो ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं जो कि इसी लाइन में है, वकालत की पढ़ाई करते हैं। तो उनसे कुछ बातें करेंगे कि आज के टाइम में उसमें क्या स्कोप है और कैसे कैसे उसकी प्रक्रियाएं होती हैं और देश में अभी क्या क्या सिचुएशन चल रही है, इस पे कुछ बातें होंगी। तो आज हमारे साथ है दिव्यांग। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। तो दिव्यांग, अपने बारे में कुछ आप बताएं। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। मैं बीबीए एलएलबी कर रहा हूँ बीबीडी यूनिवर्सिटी से, स्कूल ऑफ लीगल स्टडी बीबीडीयू से। अ, और मेरा सेकेंड ईयर है अभी ये। और अभी मैं 1 महीने के इंटर्नशिप पे था, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेतिया के और सिविल कोर्ट एंड सेशन कोर्ट बगहा में भी मैंने प्रैक्टिस करा है अंडर सीनियर एडवोकेट अभिषेक कुमार मिश्रा। तो दिव्यांग, जैसा कि आपने बताया कि आप अभी जैसे कि बेतिया कोर्ट में जाके आपने इंटर्नशिप किया, तो क्या ये कोर्स के दौरान ही की जाती है या कोर्स पूरे होने के बाद? देखिए, इंटर्नशिप कोर्स के दौरान करा जाता है, ठीक है। अच्छा। और ये तो बार काउंसिल का रूल भी है कि आपको इंटर्नशिप करना होता है। और इंटर्नशिप जो है कि इसलिए किया जाता है क्योंकि लॉ पढ़ना और लॉ की जो प्रैक्टिस होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, आप उसको साथ लेके चल पाएं और फर्दर जब आप फ्यूचर में जब आएंगे इस फील्ड में तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, इस चीज के लिए इंटर्नशिप का प्रोविजन रखा गया है। तो दिव्यांग, इसमें एक सवाल आता है कि अगर कोई बच्चा लॉ करना चाहता हो तो वो मतलब उसको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो उसमें एडमिशन ले सके, और इसमें सरकारी कॉलेजेस भी हैं, उसमें जाने के लिए क्या प्रक्रिया है, बताएं। देखिए, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। दो टाइप से आप लॉ कर सकते हैं। एक तो जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, जिसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना होता है, तो उसको हम लोग एलएलबी कहते हैं। वो 3 साल का कोर्स होता है। वेदर एक और तरीका है जिससे आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। ये 5 ईयर कोर्सेज होते हैं। इसमें
एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ये बेसिकली, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी। जैसे मैं बीबीए एलएलबी का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा जो कोर्स है वो बीबीए और एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाया जाता है और एल लॉ भी पढ़ाया जाता है, लॉ के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। तो दिव्यांग जैसे कि लॉ है, तो लॉ में कितने प्रकार के अलग अलग उसमें जैसे वकील काम कर सकते हैं, जैसे कि कुछ सिविल्स होते हैं, कुछ अलग होते हैं, उस पर कुछ बताएं। देखिए, बेसिकली लॉ को दो टाइप में ही बांटा गया है, एक सिविल लॉ और दूसरा क्रिमिनल लॉ। इसमें अगर आप जब प्रैक्टिस में आएंगे तो एज एक नए एडवोकेट के लिए तो बहुत जरूरी होता है कि वो लॉ में सिविल क्रिमिनल इनमें कोई डिस्क्रिमिनेट ना करे, वो बराबर से जहाँ केसेस मिलते हैं वहाँ काम करे, ठीक है, क्योंकि सीखना है। और बाकी जो लोग होते हैं, कुछ लोग सिविल के बहुत अच्छे जानकार होते हैं, कुछ लोग क्रिमिनल के बहुत अच्छे जानकार होते हैं, तो बेसिकली ये दो ही पार्ट है और हर वकील दोनों परफॉर्म कर सकता है। तो अगर वो दोनों परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है कि जैसे कोई अगर नया वकील है तो उसको ग्रूम होने में मौका मिलेगा, अलग अलग चीजों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख पाएगा। देखिए, अगर आप एक अच्छे सीनियर के अंडर में काम करते हैं, ठीक है, तो आपको सीखने के लिए चीजें मिलेंगी, क्योंकि अगर आपके सीनियर अच्छे हैं तो वो आपको बताएंगे और आपको केसेस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि एक अच्छे वकील के पास ज्यादा केसेस होते हैं। तो आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे इन चीजों में, आप खुद को उतना अच्छा ग्रूम कर सकते हैं, आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे लॉ में। तो इसमें एक और सवाल आएगा, जैसे कि आप जानते होंगे कि भारत, अगर हम लोग जमीनी तौर पे देखें तो यहाँ पे लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि वो अलग अलग कोर्सेस में उतना पैसा दे सके। तो फिर भी क्या आप एक अनुमान बता सकते हैं, अगर कोई मिडिल क्लास देख रहा हो, वो अपने बच्चों को अगर वकालत कराना चाहता हो तो कितना फीस लगेगा और क्या उसमें चीजें हैं? देखिए, अगर आप फीस की बात करें तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में हैं। जैसे अगर हम अपने आसपास की बात करें तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी, डीडीयू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक साल की फीस लगभग 5 से 6 हजार की है। अच्छा। वो गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर आप सबसे महंगे कॉलेज के इंडिया में बात करें तो जिंदल ग्लोबल। जिंदल ग्लोबल। हाँ, जिंदल ये लॉ। प्राइवेट है? ये प्राइवेट लॉ कॉलेज है और ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेज है इंडिया में। तो वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं। तो इसमें एक बात आएगी लोगों के मन में, ऑन एन एवरेज हम कितना मान सकते हैं? देखिए, इस चीज का मैं वही जवाब दे रहा हूँ कि अगर आप एक प्राइवेट लॉ कॉलेज में हैं तो आप मान के चलिए कि आपका लगभग 10 लाख के आसपास लगना है लॉ में 5 साल में? 5 साल में। सिर्फ फीस की बात कर रहा हूँ, बाकी आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप कैसे रह रहे हैं। वो तो हर इंसान के ऊपर डिपेंड हाँ, करेगा, हर आप अलग अपने डाइट इंडिविजुअल और के ऊपर। अपने वे ऑफ लिविंग पे डिपेंड राइट। करता है। तो दिव्यांग इसमें एक चीज और आता है कि जैसे बहुत से ऐसे कोर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग होता है, उसमें एक डिग्री मिलने के बाद चांसेस बढ़ जाती हैं कि आप किसी अच्छे कंपनी में जा सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को लॉ कराता है तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद ऐसा कह सकता है कि हाँ मेरा बच्चा महीने का इतना कमाएगा, उतना कमाएगा? इस पे कुछ बताएं। ऑब्वियसली कह सकता है, अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस में हैं, जैसे एनएलयू बेंगलोर हो गया या जिंदल हो गया, या किसी भी आप टॉप एनएलयूज में हैं, अच्छे कॉलेज में हैं, तो आप इस चीज के लिए श्योर रहते हैं कि भाई आपका जो बच्चा है वो ठीक ठाक प्लेसमेंट ले लेगा। अगर उसके अंदर क्वालिटीज हैं तो उसे प्लेसमेंट मिल जाएगी, इतना तो फिक्स है। कैंपस प्लेसमेंट होता है लॉ में, ऐसा नहीं है, ज्यादा नहीं होता है, बस टॉप कॉलेजेस में होता है। तो उसका कितना मान सकते हैं एलपीए? यार, एवरेज की बात करें अगर हम एनएलयू बैंगलोर की, तो वो 16 से 17 लाख रुपए तक जाता है। अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज की बात करें जो कि सेकंड टायर कॉलेजेस होते हैं, तो उसमें आप इसको 2 से 4 लाख रुपए तक मान सकते हैं ईयरली। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में और हैं। साथ में इसमें आपका मेहनत भी आपको उसमें और अच्छा करेगा। देखिए, आपकी सीवी जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगे, डिफरेंट कंपनीज आएंगी आपको हायर करने के लिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि आप कितना इन्वॉल्व हैं लॉ के फील्ड में। ये दिखाता है, आपके इन्वॉल्वमेंट को आपकी सीवी दिखाती है। ठीक है, हमने तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड बात करी। अब इसमें हम कुछ ऐसे बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि दिव्यांग बहुत से ऐसे वकील हैं, आप भी जानते होंगे और ये किसी से छुपा नहीं है कि वो
एक एक केस, दो दो केस महीने में मिल जाए, उनके लिए वो बड़ी बात होती है और उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग वकालत करने के बाद भी उसमें उतना पैसा नहीं कमा पाते, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण जो है, वो ये है कि जितने केस हैं, वो आम तौर पे अच्छे वकीलों को मिलते हैं, जी। जो कि पहले से कोर्ट में एस्टेब्लिश हो चुके हैं, ठीक है? क्योंकि कोई भी इंसान अपना केस किसी नए इंसान को क्यों ही देना चाहेगा? आप ही अगर आपके ऊपर कोई केस है, तो क्या आप मेरे जैसे एक यंग एडवोकेट को, जो कि अभी मैं तो एडवोकेट हूँ भी नहीं, मैं मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक यंग एडवोकेट को देना चाहेंगे, या फिर एक ऐसे इंसान को देना चाहेंगे, एक ऐसे एडवोकेट को देना चाहेंगे जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जो कि कोर्ट में हज़ारों बार खड़ा हो चुका है? तो एक तो ये रीज़न होता है कि नए लोगों को लोग केस देना नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज़ है कि आजकल लॉ एक टाइम पे ना एक लोगों का ग्रुप है जो कि सिर्फ़ इसलिए लॉ करता है कि उसने कुछ नहीं किया है। अच्छा। जो कुछ ना करता है, जैसे हमारे यहाँ भी कई बार कहा जाता है कि आपने कुछ नहीं किया होगा इसीलिए लॉ कर लिया। मुझसे मेरे एक रिलेटिव ने कहा था, तो एक ये ग्रुप होता है मतलब लोगों का। समाज में ऐसी धारणाएँ हैं। समाज में ऐसी धारणाएँ नहीं है, ये सत्य है। अच्छा। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ़ लॉ इसलिए कर लिया क्योंकि वो एक प्रोफ़ेशनल कोर्स है, हुँ। ठीक उसमें है? थोड़ा इज़्ज़त मिलता है समाज में। उसमें कथाकथित इज़्ज़त मिलती है समाज में। अच्छा। क्योंकि देखिए, लॉ करने से कोई पावर नहीं आती है। हुँ। लॉ में अगर आप फर्स्ट जनरेशन हैं, तो आपके लिए लिमिटेड फ्यूचर है अगर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आते हैं तो। हुँ। लॉ में बहुत नेपोटिज़्म है। अच्छा, लॉ नेपोटिज़्म। बहुत नेपोटिज़्म है। मैं सिंपली कह सकता हूँ कि अगर आपके फादर एडवोकेट हैं, अच्छा। तो ये 90% चांस है कि आप अच्छा पैसा कमाएँगे। वेदर आपके अगर घर में कोई वकील नहीं है, कोई जज नहीं है अच्छा। और आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आ गए, तो ये फिक्स समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा आप तो नहीं कमा पाएँगे। आप पहले आपको 15-20 प्रायोरिटी साल नहीं मिलेगी। प्रायोरिटीज़ आप कभी प्रायोरिटी में नहीं होंगे लोगों के। आपको 15-20 साल स्ट्रगल करना होगा, खुद को एस्टेब्लिश करना होगा लॉ के अंदर। अच्छा, यानी कि जैसे आपने नेपोटिज़्म पे बात कहा, तो कुछ ऐसे उदाहरण दें कि कैसे मतलब अगर एक पहले से वकील है, उसका बच्चा कैसे अच्छा कर लेगा? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे आपके पिताजी एक वकील थे, हुँ। हम मान लेते हैं। हुँ। तो उनके पास ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस होंगे, हुँ। उन्होंने खुद को एस्टेब्लिश करा होगा। हुँ। वेदर जब आप उनके अंडर में जाएँगे काम करने, तो वो केसेस आपको डायरेक्ट मिल जाएँगे, हुँ। ठीक है? उनके कॉन्टैक्ट्स होंगे, हुँ। जजेस से कॉन्टैक्ट्स होंगे, हुँ। कोर्ट ऑफिसर्स, कोर्ट मैनेजर्स से कॉन्टैक्ट्स होंगे, हुँ। है ना? क्लाइंट्स उनको जानते होंगे, तो वो लोग डायरेक्ट उनको अप्रोच करेंगे, है ना? उनकी सीट को अप्रोच करेंगे, उनके चैम्बर को अप्रोच करेंगे। हुँ। और आप जब वहाँ पे होंगे तो आपकी कॉन्टैक्ट्स ऑटोमैटिकली बिल्ड होना शुरू होंगे। वेदर जब अब आपके लिए चीज़ें आसान आपके रहेंगी। लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। हुँ। आसान नहीं, बहुत आसान हो जाएँगी। वेदर अगर आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना। अब इसको हम अगर लोगों को ईज़ी में बता सकें, तो हम उदाहरण सचिन तेंदुलकर के बच्चे से दे सकते हैं क्या? ऑब्वियसली हम दे सकते हैं। जैसे क्या है कि एक नया इंसान, जैसे आप क्रिकेट जब खेलने जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता हैं, हाँ। ठीक है? वेदर अगर आपके पापा सचिन तेंदुलकर हैं, हाँ। तो वो तो आपको बताएँगे, वो आप बचपन से उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, आप उसको देख रहे हैं। वो गलतियों को करने से पहले आपको बोल वो देंगे कि ये गलतियाँ हाँ, हो रही हैं वो बेटा। गलतियाँ होने से पहले आपको बता देंगे कि ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। हुँ। लेकिन अगर आप जब एकदम नए हैं, तो आप चीज़ों को बिल्कुल शुरू से सीखेंगे। जैसे मुझे याद है, आप पहले बहुत भारी बैट से खेला करते थे हुँ। और अब शायद आपने शिफ्ट किया होगा। हाँ, चीज़ें आदमी टाइम के तो साथ समझता और है। अर्जुन तेंदुलकर मुझे नहीं लगता है कि बहुत भारी बैट से खेलना शुरू करेगा, हाँ। क्योंकि पापा को उनको इंजरी हुई थी। अच्छा। हाँ, तो गाइज़ आप ये चीज़ों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर सर से इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है, तो सेम उसी तरह कोई भी फ़ील्ड में अगर किसी के पेरेंट्स पहले से होते हैं, तो बच्चों को ईज़ी हो जाता है क्योंकि घर में भी माहौल इस तरह का होता है, तो बच्चा शुरू से देखते आता है शुरू से कि उसी माहौल में ढला है, तो वो बेटर करेगा ऑब्वियसली। तो दिव्यांग किस्में जैसे कि बहुत बार ऐसा आता है कि राजनीतिक दबाव कि नेताओं की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं या कोर्ट में चीज़ें रुक जाती हैं, पेंडिंग हो जाती हैं या उसपे फैसला लेट से होता है। तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? कोर्ट्स पे राय रखना, देखिए मेरा ये मानना है, क्योंकि अभी सीजीआई ने कई इंटरव्यूज़ में क्लियर किया है कि दबाव नहीं होता है। हुँ। पर आम तौर पे जैसा
जैसा कि हमें दिखता है, दबाव महसूस होना हो, पर दबाव तो होता है, ठीक है? भले वो चीज़ें उन लोगों के लिए वो चीज़ें बहुत कॉमन हैं, लेकिन आम इंसान के नज़रिए से वो दबाव होता है। बल्कि ऐसा आप खुद सोचिए कि आपके पास रोज़ कोई इंसान फ़ोन करके धमकी देता है, तो आप उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो चुके होंगे। बल्कि अगर कोई इंसान किसी एक रैंडम पर्सन है जिसको आज तक किसी ने कोई धमकी नहीं दी, उसे अचानक से मैं फ़ोन करके कहूँ कि भाई ये काम नहीं करोगे, कर दोगे तो मैं तुम्हें मार दूँगा, तो ऑब्वियसली वो डरेगा। तो अगर आप शुरुआती स्टेज में हैं तो दबाव होता है, बट अगर आप जैसे ही आप डेवलप होंगे उस चीज़ के अंदर, आप ढलेंगे, आप दबाव को हैंडल करना सीख लेंगे, तो आपको दबाव नहीं महसूस होगा। तो दिव्यांग, जैसे कि आपने बताया कि जैसे कि लॉ के बाद एक बच्चा वकील बनता है, तो उसके बाद मतलब वो किस लेवल का वकील बने? क्योंकि इसमें भी अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, आपका जिला के अंदर जो कोर्ट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट इस पे कोर्ट्स। थोड़ा आप। देखिए, पहली बात, लॉ करने के बाद कोई वकील नहीं बनता है। अच्छा, मैं कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँ, लॉ करने के बाद आप लॉयर बनते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके बाद आप एडवोकेट बनते हैं, अच्छा। ठीक है? इसके बाद आपके पास ये पावर होती है कि आप किसी के बिहाफ़ पे कोर्ट में स्टैंड हुए हैं, किसी का स्टैंड आप कोर्ट में ले सकें। और रही बात किस लेवल की, तो सबसे पहले तो आपको जूनियरशिप में आना होगा किसी हुँ, वकील के, हुँ, जो कि पहले से एस्टेब्लिश वकील होते हैं। हुँ, कोई सीनियर के आपको जूनियरशिप में आना होगा, हुँ, और आप ये चीज़ें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही शुरू करते हैं। हुँ। तो दिव्यांग, जैसा आपने बताया, अगर कोई बच्चा अभी अगर सपना देख रहा हो कि वो आगे चल के हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है या सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए, 2 रास्ते हैं। हुँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो एक ही रास्ता है कि अच्छा। आप कॉलेजियम के थ्रू जाएँ। कॉलेजियम मतलब? कॉलेजियम एक सिस्टम होता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच बैठती है, और हाई कोर्ट के भी जजेस होते हैं, जिनमें कि नाम रिकमेंड किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर के थ्रू अप्रोच करा जाता है। तो ये डायरेक्ट वो जो सबसे सीनियर एडवोकेट्स होते हैं हुँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, तो उनका नाम रिकमेंड किया जाता है, और उनका सिलेक्शन होता है एज अ जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे हो या हाई कोर्ट के जज के तौर पे हो। तो दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप जो स्टेट जुडिशरी एग्जाम कंडक्ट होती हैं, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। उसमें भी 2 तरह के एग्जाम होते हैं, एक हायर जुडिशियल सर्विसेज, और एक जो कि नॉर्मल जुडिशरी की एग्जाम्स होती हैं। तो जो हायर जुडिशरी सर्विसेज हैं, उनके लिए मैं एज में श्योर नहीं हूँ, मैं क्लियर नहीं हूँ मैं। 30 या 35 साल के एज के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आप डायरेक्ट ही एडीजे के तौर पे सेलेक्ट होते हैं, और या फिर एडीजे या डीजे के पोस्ट पे डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है। उसके थ्रू आप हाई कोर्ट तक तो जा सकते हैं। ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएँगे, हुँ। बट आम तौर पे लोग सुप्रीम कोर्ट लोअर जुडिशरी के एग्ज़ाम के से नहीं जाते हैं। तो इसमें उन लोगों को सैलरी बेस्ड वो होते हैं या क्या होते हैं? उसमें बताएँ? जजेस सैलरी बेस्ड होते हैं, जजेस की मंथली सैलरी फिक्स होती है। और उसमें क्या-क्या उनको चीज़ें मिलती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें? देखिए, अलाउंसेस मिलते हैं फ़ोन कॉल के, मेडिकल के, ट्रैवलिंग के अलाउंस मिलते हैं, अ, हाउस अलाउंसेस मिलते हैं उन लोगों को, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं उसमें। और इसके बारे में तो जब आप अंदर जाएँगे डीपली तो पता तो बहुत चलेगा। सारी चीज़ें निकल के आएँगी। बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, क्योंकि हमें अभी बस हम हाइलाइट्स जानते हैं कितना है। अच्छा, तो क्या आप खुश हैं अपने इस लॉ के कोर्स से, या मतलब इसमें जाने के पहले तो बहुत एक्साइटमेंट होगा, हम जाएँगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी पढ़ाई करेंगे, फिर हम ये बन जाएँगे। लेकिन जाने के बाद कोई भी चीज़ पता चलता है कि रियल में वो क्या है? तो इस पे थोड़ा बताएँ दिव्यांग? देखिए, मुझे शुरू से ये पता था कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। तो मेरे लिए कुछ शॉकिंग तो नहीं निकला, उतना शॉकिंग नहीं निकला, थोड़ा बहुत तो इंसान शॉक होता ही है कि अरे! ये क्या हो गया? बट इतना ज़्यादा कुछ शॉकिंग नहीं था मेरे लिए। मैं सब सोच के बैठा था कि मुझे कैसे जाना है, और मुझे अभी भी मैं श्योर हूँ कि मुझे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में जाना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं 5 साल बाद क्या सोचूँगा, बट अभी तो मैं यही सोचता हूँ। तो आप किस कॉलेज से हैं दिव्यांग? मैंने जैसा कि बताया है, मैं बीबीडी यूनिवर्सिटी से हूँ, ये कहाँ पे है दिव्यांग? ये लखनऊ में है। अच्छा। तो क्या जैसे कि ये कोर्स है, तो ये कोर्स में आपके बहुत सारे मित्र बने होंगे और ऑब्वियसली। बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस आए होंगे अलग-अलग चीज़ों के ऊपर डिस्कस करके। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कोर्स के दौरान भी बहुत सारे बच्चे कोर्स से जैसे कि उनको बोरियत होने लगता हो या कुछ ऐसा?
देखिए 5 साल का कोर्स है, हाँ। बहुत लंबा टाइम होता है ये, तो बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं। और लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, जेन्युइनली बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर आप कम पढ़ने वाले इंसान हैं, आपको पढ़ने में से परहेज है, तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि पढ़ने की आदत डालें, तब लॉ में आए, या फिर अगर नहीं। कितना घंटा मान सकते हैं? देखिए घंटा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप किस लिए पढ़ रहे हैं, अच्छा। है ना। अगर आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप कम पढ़ के भी पास हो सकते हैं। कुछ लोग शुरू से जुडिशियरी की तैयारी करते हैं, तो उन्हें बहुत पढ़ते हैं, वो लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रहते हैं, मूड कोर्ट्स करते हैं, क्विज करते हैं, तो उन लोगों की पढ़ाई अलग तरह की होती है। वो सिर्फ कोर्स की किताबों तक नहीं समझते हैं, वो कोर्स की किताबों के बाहर पढ़ते हैं, जो उनके सिलेबस में है तो वो भी उससे उनको पढ़ेंगे। क्या मतलब बेनिफिट हो सकते हैं? देखिए एक तो लॉ एक ऐसी चीज है जिसमें आपको जिंदगी भर पढ़ना है, पूरी जिंदगी पढ़ते रहना है। तो एक क्योंकि तो चीजें समय के हाँ, साथ परिवर्तित होते रहेंगी इसमें। देखिए लॉ, मेडिकल और टीचिंग प्रोफेशन में हमेशा कुछ ना कुछ नया होते रहता है। या और इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। इंजीनियरिंग में तो ऑब्वियसली इंजीनियर्स तो सब नया बनाते ही हैं। हाँ। तो इन चीजों में आपको हमेशा पढ़ते रहना है। तो आप जब जैसे रिसर्च है, मूट, अगर आप एक मूट का एग्जांपल ले लें, तो मूट कोर्ट में 2 मूटर्स होते हैं, एक रिसर्चर होता है, आपकी टीम होती है, जैसे मेमोरियल ड्राफ्टिंग हो गई। तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, उसमें आपको बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। अगर जब आप मूट कोर्ट्स में जाते हैं और जब खड़ा होके आप बोलेंगे जज के सामने वहां पे, तो एक एक्सपीरियंस होता है कि कोर्ट प्रेशर कैसा है, कोर्ट डेकोरम्स क्या होती हैं, तो ये सारी चीजें आप सीखते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत फायदेमंद होता है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। और मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लॉ के फील्ड में हैं, तो पहले 3 साल, अगर 5 ईयर एलएलबी में हैं आप, तो पहले 3 साल आप इन सारी एक्टिविटीज में जरूर पार्ट लें। आप क्विज करें, आप सेमिनार्स में जाएं, आप यूथ पार्लियामेंट्स में जाएं, आप मूव्स करें, ये बहुत फायदेमंद होता है। तो दिव्यांग बहुत से बच्चों के मन में ये क्यूरियोसिटी रहता है कि वो, जैसे कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो हर क्षेत्र में 10% ऐसे बच्चे होते हैं जो एक तलाश में होते हैं कि कुछ स्कॉलरशिप टाइप का कुछ प्रोग्राम हो, कुछ हो। तो कुछ ऐसा लॉ में होता है कि आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको कोई स्कॉलरशिप मिलेगा देखिए पढ़ाई के दौरान? हर स्टेट की ग्रेजुएशन के लिए स्टेट स्कॉलरशिप होती है, तो बहुत लोगों को वो स्कॉलरशिप मिलती है। बहुत सारी प्राइवेट स्कॉलरशिप भी हैं। लड़कियों के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। अगर आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं, तब तो बहुत सारी स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल होती हैं। और जैसे कि कोई अगर ओबीसी या जनरल हो, उनके लिए कुछ? ओबीसी और जनरल के लिए थोड़ी कम स्कॉलरशिप्स है। हाँ। कितना मान सकते हैं, कुछ अनुमान अगर आपको पता हो? देखिए मुझे तो नहीं मिली, अच्छा। मैं बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के लिए ट्राई कर रहा था, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं बिहार का स्टूडेंट हूँ और मैं यूपी से पढ़ रहा हूँ। तो बिहार वालों ने इसलिए स्कॉलरशिप नहीं दी क्योंकि मैं यूपी में पढ़ रहा हूँ, और यूपी वालों ने इसलिए स्कॉलरशिप नहीं दी क्योंकि मैं बिहार का हूँ। तो इसमें इस चीज से कितना आप सहमत है? इसमें बदलाव आनी चाहिए। ये जो एजुकेशन सिस्टम में है कि स्टेट वाइज आप कहीं और जाते हैं तो आपको प्रायोरिटीज नहीं दी जाती है। देखिए प्रायोरिटी मुझे किसी टीचर ने ये कह के तो हटाया नहीं है कि आप बिहारी हैं तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, वो तो अपना रूल एजुकेशन, फॉलो कर रहे हाँ, हैं। एजुकेशन में आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। कोई टीचर आपको आपके कास्ट कैटेगरी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है आज के टाइम पे। रही बात स्कॉलरशिप्स की, तो मैं ऑब्वियसली अगर मैं बिहार में पढ़ता या यूपी में पढ़ता, तो मुझे ये स्कॉलरशिप मिलती। तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इस चीज से, क्योंकि अगर छोटी छोटी चीजों को लेके अगर आप बैठते हैं, तो आप सिर्फ चीजों में फंसे रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दिव्यांग, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। जैसे कि आपने शुरू में ही बताया कि आप अभी किसी एक सीनियर वकील के साथ आप अभी एक इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो 5 साल के बाद क्या क्या करेंगे आप, या उसके बाद बच्चे क्या करते हैं? वो किसी सीनियर के अंदर ही काम करते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं? नहीं नहीं, 5 साल के बाद जब आप एनरोल्ड होंगे तो आपको किसी सीनियर के अंदर में 3 साल काम करना पड़ेगा अच्छा, जूनियरशिप में। ये जरूरी है? 3 ये साल जरूरी करना? है। अच्छा। या फिर लोग निकल के जुडिशियरी की तैयारी करते हैं, जो कि डायरेक्ट फिर एग्जाम में बैठेंगे, और अगर एग्जाम क्रैक हो गया तो फिर प्री मेंस एंड इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है एज अ जज। और दिव्यांग। तीसरा हाँ। स्कोप है कि सॉरी मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ।
तीसरा ऑप्शन जो आपके पास होता है, लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके जॉब करते हैं। अच्छा। कॉर्पोरेट जॉब्स का भी जैसे यहाँ कि पे जो कॉर्पोरेट में है उसमें बताते हैं आप क्या-क्या चीजें हाँ, करते हैं। लीगल एडवाइजर का पोस्ट होता है, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं जो कि ये सारी चीजें कराते हैं। तो दिव्यांग जैसे कि आपने बहुत सारी बातें यहाँ पे एक सीरियस टॉपिक पे बात करा, क्योंकि एक सीरियस टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जो कि हमारे देश का अलग-अलग चीज़ों को, मतलब एक वकील ही है जो उसको अच्छे ढंग से पेश करते हैं, तो उससे कोई भी निर्णय निकल के आता है। तो दिव्यांग आप लॉ के स्टूडेंट हैं, इसके अलावा आपको खाली टाइम में क्या करना पसंद है? यार देखो, खाली टाइम में जैसा कि पता है आपको, मैं लिखता हूँ, मुझे लिखना बहुत पसंद है। मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाया करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना बहुत पसंद है। और कभी-कभी हम लोग बैठ के किसी दुकान पे, किसी चाय की दुकान पे बैठ के राजनीति पे बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बिहारी हूँ। नहीं, दिव्यांग बिहारी से मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम बिहारी हैं, तो हाँ, ये मैं मानता हूँ कि हमारे आस-पास में जैसे कि लोग अलग-अलग चीज़ों पे, राजनीति पे डिबेट करते हैं, तो इससे हम कुछ ज़्यादा ही शुरू से ही राजनीति को लेके बहुत सीरियस होते हैं कि समाज में ये बदलाव आनी चाहिए, समाज में ये होना चाहिए। जैसे कि मैं और आप भी खाली टाइम में बात करते हैं, तो हम जै अक्सर सारी बातें ही राजनीति पे किया करते हैं। अक्सर हमारी मैक्सिमम बातें राजनीति पे ही होती हैं, क्या सुधार, क्या बदलाव आ सकता है। हम लोग भी कुछ ख्वाब देखते हैं कि हम भी ये बनेंगे, वो बनेंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग देखते होंगे, हमारे जैसे युवा जब कुछ भी राजनीति पे बात करते हैं, तो आस-पास से क्या निकल के आता है, लागत है बबुआ अब नेता बनिहा। हमरो यहाँ ये बात कहल जाला। हाँ, तो गाइस मतलब ये हुआ कि लगता है कि बच्चा वो नेता बना है पढ़ाई-लिखाई छोड़ के। तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे कि पढ़ाई-लिखाई से राजनीति में कुछ देखिए, सरोकार है? मेरा ये मानना है कि मैंने ये देखा है, आपने भी ये चीज़ देखी होगी हुँ, हुँ। कि हमारे यहाँ आस-पास में ना राजनीति को उस नज़रिए से देखा जाता है कि यार एक अच्छे घर के इंसान को हुँ, पढ़ाई-लिखाई करनी चाहिए, राजनीति में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ है फ्यूचर ना? नहीं कुछ है। फ्यूचर नहीं है। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर राजनीति आप खुद के विकास के लिए कर रहे हैं, तो भैया आप बिल्कुल राजनीति में कृपा करके ना आएँ। जब भी जैसा आप कि अभी कुछ नेतागण हैं। कुछ नेता कुछ नेतागण हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप राजनीति की बात करते हैं, तो राजनीति कभी खुद के लिए नहीं होती है। राजनीति इसलिए होती है कि आप समाज को बेहतर बनाएँ। हुँ, राजनीति हमेशा इस चीज़ के लिए होती है कि आप देश के लिए कुछ बेहतर करें। हुँ, क्योंकि हमने देखा है कि जो एक राजनेता कर सकता है देश के लिए, हुँ, वो आम तौर पे एक आम इंसान नहीं कर सकता है। क्योंकि रही बात देश को चाहे वो रिप्रेजेंटेट करने की बात हो, है ना? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या भारत देश में कानून बनाना हो, ये सारे राजनेता ही होते हैं जो ये सारे काम करते हैं। तो मेरा मानना है कि अ, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और भगत सिंह ने भी अपने खत में तो लिख ही दिया है कि भाई युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। तो आज के टाइम में दिव्यांग आप मानते हैं कि 1947 के पहले, दिव्यांग की इस बात पे थोड़ा आप गौर कीजिएगा। जी। 1947 के पहले 1857 की क्रांति हुई। उस टाइम से लेके 1947 आज़ादी के पहले तक हुँ, बहुत से ऐसे महापुरुष हुए। वो महापुरुष ही नहीं, महिलाएँ भी हुई, जैसे सरोजिनी नायडू जी हुई, हुँ। झांसी की रानी हुई, और भी बहुत लोग हुए और बहुत महिलाएँ भी हुई। उस टाइम ऐसा क्या था कि उस टाइम वीर लोग निकलते थे, और 47 के बाद क्या हुआ कि हम वैसे 10 या 15 नाम नहीं गिना सकते हैं। देखिए, मेरा ये मानना तो बिल्कुल नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि 1947 के बाद वीर निकलना बंद हो गए। नहीं, निकले, लेकिन उतने मात्रा में देशभक्ति वाले भावना से नहीं निकले। देखिए, देशभक्ति का क्या मतलब है कि आज के समय पे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर हमारे समाज में ना एक भावना हो गई है कि आपको जो काम करना है, वो हुँ, इसलिए करना है कि आप अमीर हो जाएँ, हुँ। है ना? आप फ़ाइनेंशियली आप कम्फर्ट हाँ, ज़ोन आप में जाएँ। कम्फ़र्ट ज़ोन में चले जाएँ, आप वो एक ज़ोन में चले जाएँ, उन क्रीमी लेयर के की बात हम करते हैं कि लोग उस क्रीमी लेयर में आना चाहते हैं। समस्या यहीं से शुरू होती है। एक बच्चा अगर आईएएस बनना चाहता है, तो उस बच्चे को वहाँ पे प्रोत्साहित करके ये कहा जाता है कि बाबू अगर तुम आईएएस बन गए तो तुम्हारी 7 पुश्तें बैठ के खाएँगी। ये तो मैं भी तो मानता हूँ।
क्या आप एक आईएएस की सैलरी कितनी होती होगी? 1 से 2 लाख, अधिक से अधिक 2.5 से 3 लाख रुपए, जब जो कि अगर आप सचिवालय में जाते हैं तो आपकी सैलरी होती होगी। तो क्या ये संभव है कि एक 3 लाख रुपए कमाने वाले इंसान की 7 पुश्तें बैठ के खा लें? नहीं। कभी संभव नहीं है भाई, क्योंकि एक आईएएस है तो वो अपनी उस लाइफस्टाइल को भी तो मेंटेन करेगा। तो ये कहाँ से हो सकता है? ये करप्शन से होता है। तो लोग एक तरह से आपको शुरू से इस चीज के लिए ना प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े, अगर आप इस पद पे जाएंगे तो आप करप्शन करके पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में वो लोग इनडायरेक्ट वे में वो आपको ये चीज बता रहे हैं। तो जब आज के समय में क्या है कि ये मानसिकता बदलनी सबसे जरूरी है। अगर आपको बेहतर व्यक्ति चाहिए, अगर बेहतर व्यक्तित्व बनाना है, तो बचपन से जो बच्चों के अंदर एक मानसिकता भरी जाती है, तो उसे समझाना होगा कि भैया आपको जो काम करना है वो आपको अपने लिए नहीं करना है, आपको अपने बच्चों के लिए नहीं करना है, देश के लिए करना है। तो ये आप दिव्यांग मानते हैं कि अलग-अलग महापुरुषों के जीवनी को पढ़ने से भी आ सकता है? देखिए, ऑब्वियसली अगर आप पढ़ते हैं और आप जब उनके बलिदान को देखेंगे, उनके सैक्रिफाइसेस को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस देश की कीमत क्या है। हाँ। जब आपको ये समझ में आएगा कि एक 23 साल का लड़का फांसी पे हंसते-हंसते चढ़ गया, एक 24 साल के इंसान ने खुद को गोली मार ली, और ऐसे न जाने कितने लोग हुए होंगे जो कि खुदीराम शहीद बोस को हुए। हम देख सकते हैं। खुदीराम बोस हैं, राजगुरु सुखदेव, जब हम भगत सिंह, पढ़ेंगे तो है ना, याद लाला आएगा। लाजपत राय, हजारों लोग हैं, हजारों लोग इस फहरिस्त में, हजारों नहीं लाखों लोग हैं। मतलब अपने भारत जो आसपास देश ही अभी दिख रहा है वो खूनों से सींचा गया है, हम जी, कह सकते हैं। भारत की आजादी खून से सींच के ही मिली है, भारत की मिट्टी को। आप बगहा के ही एक वीर की बात कर लीजिए, कमलनाथ तिवारी जी को, उन्हें भी या उम्र कैद हुई थी। देवी मंगल सिंह को भी आप मान सकते हैं, उन्होंने अपनी जमीनें दान करी ताकि युवा जो है वो अलग-अलग, जैसे कि एजुकेशन के लिए उन्होंने जमीन दान दिया, और साथ में जो हमारे यहाँ पे क्रिकेट का और फुटबॉल का ग्राउंड है उन्होंने दिया। उस टाइम लोगों के अंदर देने की भावना थी देश के प्रति। और आज के समय इंसान लूटने को सोचता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पहले और आज में, क्योंकि आज सब कोई अपने आप को ये चाहता है ना कि मैं कितना ज्यादा अमीर हो जाऊं, मैं कितना ज्यादा बड़ा बन नहीं, तो जाऊं। दिव्यांग जैसे कि आपने बोला अमीर होने की बात, तो इसमें बच्चे भी गलत नहीं है। यहाँ पे कहीं न कहीं समाज की वो सारी धारणाएँ हैं। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा है पढ़ाई-लिखाई में, लेकिन उतना वेतन नहीं पाता है, तो उसको लोग समझते हैं अरे ये तो ऐसे ही फालतू है, ज्ञान बाँटते रहता है। तो कहीं न कहीं वो समाज भी दोषी है। देखिए, समाज दोषी है, इस चीज का दोष पूरी तरह से समाज के ऊपर ही है। इस चीज की जिम्मेदारी भी समाज की है कि वो खुद को इस तरह इवॉल्व करे कि आप मटेरियलिज्म के पीछे ना जाएं। आप जो चीजें हैं वो, आप एग्जाम्पल ले लीजिए आज के समय पे, ठीक है, हम आज भारत में बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, पर क्रिकेट क्यों इतना आगे है? कि उसमें बहुत सारे अलग-अलग ऐड एड्स हैं, उसमें रेवेन्यू का सोर्स उनके पास बहुत है, और पैसा एक क्रिकेटर आमतौर पे एक अदर किसी गेम में। स्पोर्ट्समैन के कंपैरेटिवली ज्यादा कमाते हैं। तो उनका ग्लैमर लोगों को दिखता है, इसीलिए युवा आज के समय पे क्रिकेटर बनना चाहते हैं। और जो नहीं बन पा रहे हैं वो बहुत सारे ऐसे गेमों में पैसा लगा के अमीर बनना चाहते हैं कि रातों-रात 1 हाँ, करोड़, 2 करोड़। उन बन ऐप्स का हम नाम नहीं ले सकते हैं वेबसाइट का, लेकिन लोगों को मालूम है। मेरा देखिए, दर्शकों से मेरा ये अनुरोध है कि आप इन जो फैंटेसी एप्स हैं इनसे दूर रहें, क्योंकि आपको ये चीजें भले लगेंगी कि आपका 1 रुपए या 2 रुपए का लॉस हुआ, पर उस समय आप जैसे करोड़ों लोग खेल रहे होते हैं उन गेम्स को, तो आप समझने की कोशिश करें कि शायद कोई एक इंसान जीतता होगा और उसके एवज में करोड़ लोग हारते हैं, उन पैसों और का उन वो पैसों से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसमें सिर्फ उन कंपनीज का फायदा है, और ये जो बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो इनका ऐड कर रहे हैं, उन लोगों को फायदा है, बाकी किसी और को फायदा नहीं है। ऐसा ये मेरा तो मानना है। तो आज के टाइम में अगर आप किसी को रोल मॉडल मानते हैं तो वो भी देख के समझ के मानिए कि आप किसको रोल मॉडल देख रहे हैं। देखिए, रोल मॉडल्स हमेशा सेलेक्ट करें तो जाति, धर्म, परिवेश, पहनावे से हटके सेलेक्ट करें, उनके काम पे के वो हमारे बेसिस पे करें। आस-पास के भी कोई व्यक्ति हो सकता है। ऑब्वियसली आपके आसपास का इंसान आपका रोल मॉडल हो सकता है। ये हो सकता है कि आपके पिता आपके रोल मॉडल हों। बिल्कुल। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी बड़े नाम वाले सेलिब्रिटी को ही अपना रोल मॉडल बनाएंगे। ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है। दिव्यांग आपने बताया कि बिहार में लोगों में कहीं न कहीं कमी है, तो लोगों को अपने कमी से हट के अलग-अलग
जो बिहार के विकास के लिए मुद्दे हो सकते हैं, उस पे वोट देना चाहिए और युवाओं को आना चाहिए राजनीति में, बिहार में भी। ऑब्वियसली देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप सिर्फ पर्सनल फायदे को देख के वोट करते हैं तो विकास नहीं हो सकता है। ना आपका विकास होगा, ना आपके राज्य का विकास होगा, ना आपके समाज का विकास होगा। और युवाओं की तो बहुत बड़ी भूमिका होती है विकास के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि युवाओं को जितना ज़्यादा हो सके उतना इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए और राजनीति में ख़ास तौर पे इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि युवा वो लोग होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है और जिनके अंदर जज़्बा होता है देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने का। और उनको आस-पास के लोगों से प्रभावित होके ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे राजनीति में नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आपको कोई पीछे ढकेलने की कोशिश करता है और आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं, तो ऐसी एक ऑब्वियस घटना आपने मेरे साथ शेयर करी थी, जिस पे हम मैं बात नहीं मैं करना मैं चाहेंगे। बात नहीं करना चाहूँगा उस पे। तो किसी का नाम ना लेते हुए मैं ये आगे कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपको पुशबैक करने की कोशिश करता है और आपको ये लगता है कि आप वो कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको वो करना चाहिए, खुद की सुननी चाहिए। समाज तो लोगों की बातें हैं, लोग बहुत कुछ कहते हैं। दिव्यांग, सीधी-सी बात ये है कि समाज में बहुत से बड़े-बड़े महान पुरुष हुए हैं, जिन्हें अभी भी कोई याद रखता है? नहीं रखता है। लोग बड़े-बड़े पुरुषों को भूल गए हैं, तो हम तो अभी एक नौजवान युवा हैं, हमें भी कम से कम उनके पथ पे चल के कुछ करना चाहिए, ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल, हमें कुछ नया करना चाहिए और ऑब्वियस सी बात है, देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो देश और समाज के लिए बेहतर हो। तो दिव्यांग के साथ हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? दिव्यांग, देश की राजनीति के बारे में तो हमने बात करा, लेकिन बिहार की अभी की स्थिति को देखते हुए आप ऐसे क्या 5 बदलाव देखना चाहेंगे और बिहार के राजनीति में कैसे युवा आगे बढ़ेंगे? इसमें क्या-क्या परेशानियाँ हैं कि युवा नहीं आ पाते हैं? देखिए, बिहार की राजनीति बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। बिहार में जातिवाद चरम पे है, राजनीति की बात करें तो। हर कोई अपने जाति के नेता और अपने जाति के इंसान को जाति देख के ही वोट करता है। दूसरी चीज़ जो बिहार में वो है कि एक ग्रुप बना है लोगों का, एक लोगों का दल ऐसा है जो कि किसी एक पार्टी को वोट करेगा। अब वो नेता, वो पार्टी चाहे वो कुछ भी करे, बस उसे उनको गलतियाँ नहीं दिखेंगी। ठीक है, ये पूरे देश की समस्या है, ये सिर्फ बस बिहार उन्हीं की को देना समस्या है। है नहीं। वो सिर्फ उन्हें देते हैं और उनका रीज़न उनके पास कोई नहीं है, बस है एक ना? कोई थॉट है कि कोई ये एक एक पॉइंट, एक थॉट है कि मुझे इस पार्टी को सपोर्ट करना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हमारे बाप-दादा देते थे इसलिए हम दे रहे हैं। तो एक ये समस्या है बिहार में। और रही बात युवा क्यों नहीं आते हैं? इसमें देखिए कहीं जो न कहीं आप मान सकते हैं राजनेताओं की दबंगई। राजनेताओं की दबंगई, जो कि और दूसरी चीज़ क्या है ना कि बिहार सोशल एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप बिहार के एक आम युवा हैं और आप अगर पढ़े-लिखे हैं, तो आप अभी के टाइम पे अपनी करियर को के बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि बिहार में रिसोर्सेज़ की बहुत कमी है। बिहार में रिसोर्स मिनिमम है ना? बहुत कम रिसोर्स हैं और उसे यूटिलाइज़ करने वाले लोग बहुत हैं। उन चीज़ों की ज़रूरत लोगों को बहुत ज़्यादा है। वो हर फील्ड में हम देख सकते हर हैं। फील्ड में हो, आप देख सकते हैं इस चीज़ को क्लियरली। एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, देखिए, हेल्थ हो। अभी मेरा मानना होगा कि बिहार के जो मुझे लगता है अभी के कंडीशन को देख के, जो बिहार के जो सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है, मेरा मानना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बाढ़, बेरोजगारी, ये बिहार के जो मुद्दे होने चाहिए, बिहार की राजनीति के जो मुद्दा होना चाहिए, इससे हम हट चुके हैं। बिहारी इस मुद्दों पे कभी बात नहीं करते। बिहारियों को चाहिए कि उन्हें मुफ्त की दारू मिलेगी, है ना? पार्टी के नेता आएँगे लोकल, वो दारू पिलाएँगे, लोगों को 100-200 रुपए देंगे और उसी के नाम पे वोट हो जाता है। और मुर्गा पान कराएँगे। मुर्गा पान आप बेहतर जानते होंगे। नहीं, तो मैं बेहतर नहीं मैं जानता। मज़ाक कर रहा था। हाँ, मतलब कि जैसे कि आते हैं वो लालच देते हैं कि जी, आपको बेसिकली कुछ बिहार आप की राजनीति में बिहार के जो लोग हैं ना, वो दारू, मुर्गा, है ना, मांस और जाति, इन और कुछ 4 पैसे विषयों को लेके। लेके, हाँ, इन 4-5 चीज़ों को लेके वोट करते हैं। बल्कि लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बाढ़, है ना, मुद्दों पे बात करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लोग बिल्कुल नकार देते हैं सिरे से, इन चीज़ों पे कोई बात नहीं करता है। हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? ज़रूर शेयर करेंगे। आप अपने बातों को कमेंट के ज़रिए
आप कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें एक उम्मीद देता है कि अभी भी अच्छे लोग और अच्छे युवा और अच्छे युवाओं को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हो सकता था हम भी क्रिंज वीडियो बना सकते थे, ऑब्वियसली। कुछ ऐसी बातें कर सकते थे जिससे आपको कुछ ज़्यादा मनोरंजन मिलता। हो सकता था क्षणिक देर के लिए आपको हँसी आती, लेकिन वो आपको रोल मॉडल या वो आपको वीडियो देखने के नज़रिए से आप एक अच्छा इंसान नागरिक नहीं बन सकते हैं। तो हमारा हमेशा कोशिश होना चाहिए कि हम एक कैमरे का इस्तेमाल या फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया से कुछ अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें, अच्छी बातों को एक-दूसरे से करें जिससे आप तक पहुँचे। तो इसीलिए मैंने ये अपना चैनल शुरू किया है और इसपे एक मैंने चैलेंज शुरू किया है डाइवर्सिटी और कल्चर के ऊपर, कि भारत बहुत सारे डाइवर्सिटी और कल्चरों से बंधा हुआ देश है और बहुत सारे अलग-अलग धर्म और अलग-अलग सोच के लोग रहने के बावजूद एक भारत में मतलब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो ये एक सूत्र जो भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है वो किसी जाति धर्म में ना टूटे, यही हमारा मोटिव है और भारत के कल्चर को दिखाना। तो दिव्यांग आपको कैसा लगा हमारे चैनल पे आके? और ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। आपको मैं बहुत बचपन से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपने क्या स्ट्रगल किया है अपनी ज़िंदगी में और आप अभी जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इस चीज़ के लिए आपकी बहुत सराहना भी करता हूँ। क्योंकि अगर जैसा आपने कहा कि आप भी चाहते तो क्रिंज वीडियोस बना के वायरल हो सकते थे, बट आपने एक अच्छा रास्ता चूज़ किया है जिसमें आप लोगों से मिलते हैं, सामाजिक विचारों पे बात करते हैं। बहुत सारी मैं आपको आगे शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करें और ऑब्वियसली हम सभी को बहुत खुशी होगी, हम सभी का भी नाम रोशन होगा और बिहार के लिए आप कुछ बेहतर कर सकें, देश के लिए आप कुछ बेहतर कर सकें। तो दोस्तों आप भी कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आपके राज्य का और आपके समाज का और आपके देश में हमेशा यूनिटी आए। कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि झगड़ा, फसाद या कुछ हो। तो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जो पैकेज फूड है उसको ना खाएँ, आप नेचुरल खाएँ। क्योंकि हम हर वीडियो के लास्ट में आप कुछ ना कुछ जो हमें पता है थोड़ा बहुत वो आप तक शेयर करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें खाएँ ताकि आप खुश और हँसते खिलखिलाते रहें, फूल पौधों की तरह। ऑब्वियसली। तो हमेशा ऑर्गेनिक की तरफ थोड़ा-सा अपना कदम बढ़ाएँ और खुश रहें और दिव्यांग की तरह मुस्कुराते रहें और दिव्यांग आप दर्शकों को बोलें कि चैनल सब्सक्राइब करें। भाई आपके भाई लोगों का चैनल है और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए भाई को, बहुत अच्छा काम कर रहा है लड़का, बहुत मेहनत कर रहा है। और आप हमारा बैकग्राउंड देख सकते हैं, हमारा कोई स्टूडियो नहीं है, पर हमारे लिए ये धरती माँ एक पूरा ऑब्वियसली बहुत स्टूडियो क्या होता है, एक कमरे के अंदर ही स्टूडियो नहीं होता है। हमारा मकसद है कि घूम के अलग-अलग परिवेश, अलग-अलग चीज़ों को दिखाएँ। आप दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। जय भारत, सभी को नमस्कार। नमस्कार।